नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु से वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों, और आप सभी बच्चे जो एस्टेट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उन सभी को पेपर की एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। और इन शुभकामनाओं के साथ मैं यहां पर एक आगाज करूंगा शिक्षण शास्त्र की पहली और अंतिम वीडियो के साथ। मैं कहता हूं, अगर इसको देख लेते तो आपको एक पूरा प्रारूप देखने को मिलेगा कि पेपर में प्रश्न कैसे बनते हैं, और अगर पेपर में प्रश्न बनेंगे दोस्तों तो किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। क्योंकि देखिए, ये बिल्कुल पैटर्न ही अलग है। और ये आर्ट ऑफ टीचिंग की बात करें, शिक्षण कला की बात करें, टीचिंग स्किल की बात करें, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश करी है। सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को हम यहां पर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे, और एक एक बहन, एक एक भाई तेजी से आंसर देगा, कतई रुकना नहीं है, क्योंकि पेपर बिल्कुल सिर्फ है, चंद घंटे बचे हुए हैं। आइए शुरू करते हैं इस महामैराथन के। महामैराथन का मतलब नाम से मत डर जाना। महामैराथन का मतलब एक ऐसे टेस्ट पेपर की बात करेंगे जिसमें हम 100 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं। बस इतनी बात याद रखो, 40 से 50 मिनट आपको देने हैं, बहुत ईमानदारी से देने हैं। और ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए हर शेयर इस वीडियो को शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर मेरा सेहत में। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बहुत शुरू से करेंगे स्टार्ट। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। प्यारे, जब आप उत्प्रेरित करने की बात करते हो तो सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी किसमें होगी? जो कोई ना कोई चाइल्ड सामान्य बच्चे से अलग होगा। और सामान्य बच्चा जब भी कोई ना कोई, यानी सामान्य से अगर कोई ना कोई कार्य अगर अलग हो रहा है तो वो सामान्य के अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि वो जाएगा कहां पर? मौलिकता के अंतर्गत। वो जाएगा कहां पर? रचनावादी के अंतर्गत। इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ जाएगा। रचनावादी मॉडल ही सृजनात्मकता से संबंधित होता है। और जो इनमें चिंतन होता है प्यारे, वो होता है अपसारी चिंतन होता है। अगर क्वेश्चन में चिंतन पूछे दोस्तों तो वो अपसारी चिंतन होगा। अगर उत्प्रेरणा की बात करें तो क्या रचनावादी मॉडल होगा। अगर यहां पर कुछ भी ना हो तो मौलिकता देखिएगा। इसलिए विकल्प जाएगा किसके साथ? बी के साथ। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। चलिए एक बार शेयर कर देना सारे परिवार, यहां पर एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि बच्चे कम जुड़ेंगे। बहुत टाइम से यहां पर चीजों को हम सेट कर रहे थे, रात लगा दी इस पूरी वीडियो को बनाने में। चलिए शिक्षण कला के मैटर में क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि शिक्षण की 3 अवस्थाएं किसने दी हैं? तो भैया क्या नेटवर्क इशू है क्या? हां चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हम बना देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, टेंशन मत लो। कहता है शिक्षण की 3 अवस्थाएं किसने दी है? तो 3 अवस्थाएं दी है टॉलमैन ने दी है। बहुत से क्वेश्चन गलत होंगे और गलत करके ही सही करना है, यही हमारा काम है। पहली अवस्था है शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, दूसरी है शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी है शिक्षण की क्रिया पश्चात अवस्था। अब समझो, इनको याद नहीं करना, बल्कि यहां पर यह देखना है कि शिक्षण की 3 अवस्थाएं किसने दी है? टॉलमैन ने दी है। अब इन 3 अवस्थाओं में है क्या? पहली जो अवस्था है जो कहता है प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग की बात करता है, शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था। एक क्लासरूम में अगर कोई टीचर आया है तो वो पढ़ाने से पहले जो भी गतिविधि करता है, चाक से आप चाक की बात करो, बोर्ड को साफ किया या कुछ भी किया है ना, बच्चों से अभिवादन स्वीकार किया, पढ़ाने से पहले जो क्रिया है उसको कहा जाता है शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था। दूसरा, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था वो होती है जब वो पाठ्यपुस्तक के माध्यम से, अपने वाचन के माध्यम से बच्चों से कनेक्ट होता है। तो ये क्रिया है पढ़ाने से पूर्व की, ये क्रिया है पढ़ाने के, यानी पढ़ाने के समय की, बच्चे से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। तीसरी है शिक्षण की क्रिया पश्चात अवस्था का मतलब होता है कि मूल्यांकन, पढ़ाने के बाद जो मूल्यांकन किया है वो अवस्था है पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ लर्निंग। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, थर्ड नंबर कहता है दोस्तों सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, बोले सर सामाजिक अधिगम आरंभ होगा संपर्क से होगा, इसलिए विकल्प जाएगा सी के साथ, क्योंकि अंतःक्रिया के बॉन्ड में ही कहीं ना कहीं रहकर सामाजिक अधिगम होता है। समाज के नए मापदंडों को सीखा जा सकता है, इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहता है शिक्षण सूत्र के जन्मदाता कौन है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। कहता है दोस्तों शिक्षण सूत्र के जन्मदाता कौन है? हां, जितने भी परिवार यहां देख रहे हैं वो हमें कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है। एक बार हम कनेक्ट करके देख लेते हैं कि आवाज में कोई समस्या तो नहीं है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो बताओ। ठीक है, ठीक है, आवाज क्लियर है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा। जब शिक्षण सूत्र के जन्मदाता की बात करेंगे तो प्यारे हमेशा याद रखना हर्वर्ट, स्पेंसर एवं कामिनियस। हर्वर्ट वही है जिन्होंने पंचपदी प्रणाली, क्वेश्चन में अगर आ जाए ये बताओ कि पंचपदी प्रणाली जो है, पंचपदी जो है प्रणाली किसने दी है दोस्तों? तो वो हमारा हर्वर्ट स्पेंसर हो जाता है। आंसर फिलहाल चला जाएगा सी के साथ। और याद ही रखना है दोस्तों, जब हम सूत्र की बात करते हैं तो वही सूत्र होते हैं, कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलना है, मूर्त से अमूर्त की तरफ चलना है। टोटल कितने शिक्षण सूत्र होते हैं ये भी जान लीजिएगा। यहां पंचपदी प्रणाली तो दी है, लेकिन टोटल अगर शिक्षण सूत्र की बात करें तो 11 शिक्षण सूत्र होते हैं, और वो कैसे बच्चों को पढ़ाना है वो उसी पर आधारित होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। बौद्ध काल में मठों में रहने वाले छात्रों को क्या कहेंगे? जब बौद्ध काल की बात आती है तो जिस समय प्राचीन काल की बात करें तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को अगर एक साथ में लेकर हमने बताया तो हमने कहा उसको कहा जाता था श्रमण। श्रमण का मतलब होता है कि जो बौद्ध काल में मठों में रहकर शिक्षा को ग्रहण करते थे, उसका स्टडी करते थे, और यही हम कहते हैं दोस्तों। इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, गुरु के पास रहकर अंतःवासी हो सकता है, लेकिन बौद्ध काल की बात करें वो अंतःवासी नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा श्रमण हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां पर परिभाषित किया जा सकता है? समझिए, अगर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे, मेंटल पोजीशन की बात करेंगे, तो हम ये कहेंगे प्यारे, हम ये कहेंगे कि भाई अगर विद्यालय के एनवायरनमेंट से बच्चे को कनेक्ट करा दीजिए तो संज्ञानात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर खेल के मैदान से अगर हम अंतर्गत बात करेंगे तो अगर क्वेश्चन में ये आता कि बच्चे का शारीरिक विकास, जब शारीरिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम खेल का मैदान मारेंगे, जब हम संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे तो विद्यालय और कक्षा मारेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन आता है 7 नंबर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? बहुत आसान सा प्रश्न है। पियाजे के अनुसार बाल विकास की 4 अवस्थाएं हैं। संवेदीगामक सेंसरी मोटर एज, हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक 11 से 15। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न आता है 8 नंबर। सारी चीजें हमने यहां पर समाहित कर ले। हमने 13 से 13 टॉपिक, जितने भी 13 टॉपिक को इस वीडियो में समाहित कर लिया है। अब ये प्रश्न अगर देखिए तो कहां से है पहचानो। कहता है निम्नलिखित में कौन सा सीखने का क्षेत्र है? एक टॉपिक का नाम बताना है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब आप सीखने के क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो हमें यह पता है क्या है? हमें यह पता है दोस्तों, एक कहीं ना कहीं होता है क्या? एक कहीं ना कहीं होता है ज्ञानात्मक पक्ष, और एक कहीं ना कहीं होता है भावात्मक पक्ष। क्लियर है? भावात्मक पक्ष, और एक होता है आपका क्रियात्मक पक्ष। हम ये कह सकते हैं आराम से कि अगर आप इनमें से देखोगे तो केवल एक ही कॉमन है, भावात्मक पक्ष है। और जब भी हम बात करते हैं इन तीनों की, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष की, तो ये किसमें आता है? ये दोस्तों आता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आता है। किसमें आता है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आता है। इसलिए बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि जो ब्लूम का सिद्धांत है, वर्गीकरण का सिद्धांत है, वो इन 3 पक्षों में डिवाइड है। उनमें से ये पूछा था सीखने का क्षेत्र कौन सा है, तो आंसर जाएगा किसके साथ? बी के साथ लॉक हो जाएगा। एक बार बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कहता है बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक, शारीरिक का मतलब होता है बच्चे के शरीर का विकास कहां से शुरू होता है, कहां तक जाता है। अब मेरी बात समझो, बच्चे का विकास होता है सिरों, हमने कहा सिरों, और सिरों का मतलब होता है सिर से पाद, यानी पैर, है ना, जो हम कहते हैं सिर से पैर की तरफ जाता है। और हमेशा याद रखना है मध्य से, और मध्य से बाहर की तरफ जाता है। तो बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है वो सिर से पैर की तरफ चलता है, और मध्य भाग से, शरीर के मध्य भाग से कहां? बाहर की तरफ चलता है। तो हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन में कहीं पर ऐसा है। हमने कहा बिल्कुल सर है, यानी बी ऑप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ जाएंगे, कतई यहां पर चिंता वाली बात नहीं है। देखो पंचसूत्री कार्यक्रम क्या है? पंचसूत्री कार्यक्रम जो है किस आयोग के द्वारा लिया गया है? पंचसूत्री कार्यक्रम की बात करें तो कोठारी आयोग। ये कोठारी आयोग दोस्तों क्या है? कोठारी आयोग एक शिक्षा के क्षेत्र में आयोग है जिसका गठन कहीं ना कहीं 1964
में किया गया था, इसलिए विकल्प में 1964 अगर यहां पर पूछे कि कब किया तो 1964 मार देना। पंचसूत्री कार्यक्रम में कोठारी आयोग मारना है। आंसर हमारा किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन आ चुका है थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन, कहता निम्नलिखित में कौन सा गद्यात्मक के अंतर्गत नहीं आता है? जवाब दीजिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, लॉक किया जाए। चलिए चलो भाई बताओ। ठीक है, गद्यात्मक की बात करी जा रही है तो आपको पता होना चाहिए क्या है, आपको ये पता होना चाहिए गद्यात्मक में नहीं आता। गद्यात्मक के अंतर्गत, गद्यात्मक का मतलब सोचना जो गतिमान है, गतिक क्षेत्र की बात कर रहा है, और गतिक क्षेत्र में क्या होगा? नियंत्रण हो जाएगा। जब किसी भी चीज पर हम नियंत्रण प्राप्त करते हैं तो अब ये क्वेश्चन नंबर 12 देखो कितना आसान है। कहता है 1986 की नीति के बारे में देखो। राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की बात करें तो शिक्षा नीतियां अगर देखी जाए तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी, ये कहीं ना कहीं शिक्षा नीति इनके कार्यकाल में जो है आई। अगर मैं ये बात करता हूं कि 1986 की जो नई शिक्षा नीति थी, एजुकेशन पॉलिसी थी, एनईपी की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या बात की गई? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई। प्यारे क्या ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई? मैं कहता हूं सर बिल्कुल शुरुआत की गई है जब आप 1986 और 1987, क्योंकि 1987 की देन है, 1987 में ये ब्लैक बोर्ड आया था। ठीक है, डाइट की स्थापना भी दोस्तों 1986 में ही होती है। नवोदय विद्यालय भी आपका 1986 में होता है ना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या करता है? स्कूल के ढांचा को कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश, यानी स्कूल में जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं नई चीजों में तब्दील करना। ये सारी चीजें आती हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, इसलिए विकल्प डी चला जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या कहता है? कहता है श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए आप क्या प्रयुक्त करेंगे? अगर थोड़ा सा सही से नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन हो जाएगा बहुत मिनटों में, एक सेकंड में गलत हो जाएगा। प्यारे बोले सर क्या? क्योंकि बच्चे लगा देंगे ब्रेल लिपि। अब श्रवण बाधित बच्चों के लिए क्या हो जाएगा? श्रवण बाधित बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब बहुत से बच्चे क्या देखिए, अब यहां पर अगर बात कर ले, यहां देखिएगा सी ऑप्शन आ रहा है 13 नंबर का। 13 नंबर का क्या आंसर आ रहा है? 13 का बी आ रहा है। चलो ठीक है, 13 का ए भी आ रहा है, आंसर ए ज्यादा आ रहा है। ब्रेल लिपि की बात करें तो ब्रेल लिपि आता है कहां पर? दृष्टि बाधित बच्चों के लिए। बच्चा कैसा है? श्रवण बाधित, बच्चे को सुनाई नहीं देता है, तो सुनाई देने के लिए तो ब्रेल लिपि है नहीं। अब आपको पता है कि जब जिसको सुनाई नहीं देता है तो आपने देखा होगा श्रवण बाधित के लिए न्यूज़पेपर में यानी न्यूज़ चैनल में समाचार भी चलते हैं, उनको किसी न किसी तरीके से संकेत से समझाया जाता है। हाथों का संकेत बच्चों के क्या होते हैं? शब्द होते हैं। इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है? यह प्रश्न बहुत लेवल का प्रश्न है। मैं ये कहता हूं अगर प्रश्नों की बात करो तो इसको देखो ध्यान से। प्रश्न क्या कहता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है? हमने कहा सर उच्चतम स्तर को अगर देखा जाए तो मूल्यांकन हो जाएगा। बोले सर कैसे हो जाएगा? अगर आप निम्न स्तर की बात करोगे तो वो हो जाएगा ज्ञान, और अगर आप उच्च स्तर की बात करोगे तो वो हो जाएगा आपका मूल्यांकन, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। सर कैसे? जैसे यहां देखिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से सिद्धांत से प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न स्तर पर ये हमेशा ब्लूम का सिद्धांत नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, तो ज्ञान है, समझबूझ है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है। समझने की बात यह है कि अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि ब्लूम के सिद्धांत में सबसे निचला स्तर कौन सा है, तो ज्ञान मार देना। और क्योंकि यहां पर चूंकि नीचे से ऊपर चलता है ये सिद्धांत, तो लास्ट में क्या है? ये है आपके उच्चतम स्तर की बात कर रहा है, अपर में आता है तो मूल्यांकन हो जाएगा, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे और हमने क्या पढ़ा है ये डिपेंड की बात करता है। हम ये कहते हैं दोस्तों अगर निम्नतम होता, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मतलब है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो अगर निम्नतम होता तो ज्ञान मारना पड़ता और उच्चतम होता तो मूल्यांकन मारना पड़ता। प्यारे इसलिए हमें बहुत ध्यान से चीजों को करना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न क्या कहता है? हर्बर्ट स्पेंसर, इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। शिक्षण सूत्र किसने दिया? पहली बात, अगर एग्जाम में आ जाए कि शिक्षण सूत्र किसने दिया तो शिक्षण सूत्र भैया दिए हैं हर्बर्ट और कमेनियस ने दिए हैं, ठीक है ना। हर्बर्ट स्पेंसर और कमेनियस ने शिक्षण सूत्र दिए हैं। सर कितने दिए हैं? तो हमें याद रखना है 11 दिए हैं। कितने दिए हैं? 11 दिए हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? वही शिक्षण सूत्र हमने भी बताया था पीछे कि ज्ञात से अज्ञात चलना है, बच्चे को मूर्त से अमूर्त पढ़ाना है, सामान्य से विशिष्ट चलना है, क्या इस तरीके से सारे 11 शिक्षण सूत्र होते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज और याद रखिए, हर्बर्ट ने पंचपदी प्रणाली दी है, वो अलग है, शिक्षण सूत्र अलग है, पंचपदी प्रणाली अलग है। और पंचपदी प्रणाली की बात करी जाए तो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली ये क्वेश्चन नहीं है कोई, ये भी आपको यहां पर स्क्रीनशॉट ले लेना है कि हर्बर्ट की पंचपदी जो है कौन सी है? प्रस्तावना है, उद्देश्य कथन है, प्रस्तुतिकरण है दोस्तों, नियमीकरण है, प्रयोग, मूल्यांकन, ये पंचपदी जो है हर्बर्ट की है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? अब मेरी बात समझिएगा, जब आप शिक्षा में उद्देश्यों की बात करते हैं तो उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में किया गया, और जब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में किया गया है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण जब भी क्वेश्चन में आएगा शैक्षिक उद्देश्य या शिक्षा में उद्देश्य, तो शिक्षा के उद्देश्य में कितने सोपान हैं? तो 3 सोपान, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और ज्ञानात्मक पक्ष है। अभी मैंने आपको बताया था, यही समझिएगा शैक्षिक उद्देश्यों का सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से जो है वर्गीकरण बेंजामिन एस ब्लूम ने किया गया, यानी उनके सहयोगी द्वारा और ब्लूम के खुद के द्वारा किया गया, 1956 में किया जाता है। याद रखिए इसको कहीं ना कहीं टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव के नाम से जाना जाता है। एक पुस्तक भी यहां पर ब्लूम ने लिखी है, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक पुस्तक भी है, ये भी बात आपको याद रखना है। तो ये भी क्या है? ये शिक्षा के उद्देश्यों के वर्गीकरण की बात करता है। चलो अगले प्रश्न की बात करेंगे। वर्धा योजना में प्रतिदिन कितने घंटे की बात की गई है? तो सबसे पहले याद रखिएगा वर्धा योजना को दोस्तों बुनियादी योजना कहा जाता है। बुनियादी योजना जो है क्या है? बुनियादी जो योजना है वो दोस्तों आपको पता होनी चाहिए 1937 में लाई गई, इसी को वर्धा योजना कहा जाता है। और इसको लाया कौन है? महात्मा गांधी लाए हैं। कौन लाया है? महात्मा गांधी लाए हैं। और याद रखना है इसी शिक्षा की बात अगर करी गई है तो 5 घंटे से 5.5 घंटे जो है यहां पर अवधि तय की गई है, इसलिए याद रखना है ऑप्शन किसके साथ जाएगा? सी के साथ। अगले प्रश्न की बात करेंगे, बड़ा अच्छा प्रश्न है, थोड़े से ट्रेंडिंग लेवल के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कहता क्या है? 18 नंबर, एक शिक्षक के रूप में अपने आप जो छात्र है अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा गया। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण में कौन से संज्ञानात्मक स्तर की जो है यहां पर क्या है? यहां पर व्याख्या की जा रही है, यानी एक बच्चे को पहले क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाया और बच्चों को पढ़ाने के बाद ये कह दिया गया कि भैया प्रदूषण का जो पोल्यूशन के बारे में हमने बताया है, अब ऐसा करो कि अपने अपने शब्दों में उस पर एक क्या लिखो? निबंध लिखो। अब भाई समझो मेरी बात, जब भी दोस्तों ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात करते हो या ब्लूम टैक्सोनॉमी को गोली मारो, हम कहते हैं कि जब भी किसी भी चीज को खुद करने के लिए दिया जाता है तो हम ये कहते हैं कि उसका हम अनुप्रयोग कर रहे हैं, उसका हम उपयोग कर रहे हैं, या फिर कहें प्रयोग कर रहे हैं, या फिर कहा जाए संप्रयोग कर रहे हैं। तो हमने ये कहा कि जब दोस्तों अगर किसी ने समझाया है और हमने उसको वास्तविक जीवन से कनेक्ट करके उसका दैनिक जीवन में प्रयोग किया तो वो हो जाता है संप्रयोग या हो जाता है वो अनुप्रयोग। मतलब क्या होता है कि अनुवाद, प्रक्षेप एवं निर्देशों के अर्थ समझना तथा समस्याओं की व्याख्या करना, यही कि भैया पहले तो समझा और बाद में हमने अपने शब्दों में कहीं ना कहीं चीजों को लिखा है, इसलिए विकल्प जाएगा किसके साथ? सी के साथ। तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी से सिद्धांत से प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता है दोस्तों बुड के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद थे? बुड के घोषणा पत्र की अगर बात की जा रही है तो आपको पता होना चाहिए 100 अनुच्छेद थे, यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ। अगर थोड़ा सा डिटेल में जानो तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स बुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को एक बुड घोषणा पत्र जारी किया जाता है। और याद रखना है दोस्तों, और जिसको हमने बुड डिस्पैच, हमने पढ़ा नहीं बुड डिस्पैच की नीति दोस्तों, तो हमने ये कहा ये कितने अनुच्छेद में, कितने आर्टिकल में है? ये दोस्तों 100 अनुच्छेदों में है। और यहां पर ये किसके लिए था? शिक्षा के आधुनिक चीजों में बदलाव, और उनमें क्या? उनमें एक बढ़िया चीजों को यहां पर शामिल किया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, यह किस प्रकार का क्या है? उद्देश्य है। बहुत बढ़िया, अगर आप शिक्षा की बात करते हो, क्या है सोचने विचारने के बाद सही उद्देश्य की बात करता है, तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? हमने कहा कि अगर आप बात करते हो सोचने विचारने की, मैं कहता हूं सोचने विचारने के बाद मतलब ये कह सकते हैं कि लास्ट स्टेज, और लास्ट स्टेज का मतलब ये नहीं कि अवबोध, अवबोध का मतलब होता है समझ। मेरी बात समझो, समझ। कौशल का मतलब होता है जो उसने एफर्ट लगाया, जो उसके अंदर कौशल है। हमने कहा अभिरुचि
अभिरुचि, क्या अभिरुचि है किसी को काम करने के लिए? लेकिन नहीं, कहता है सही निर्णय, और सही निर्णय सही अंजाम की बात बच्चा तभी करेगा जब वो एवैल्यूएट करेगा चीजों को, जब वो अंतिम चरण में होगा, इसलिए वो मूल्यांकन की पद्धति के लिए जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 21 नंबर, बहुत अच्छे प्रश्न है, ऐसे ट्रेंडिंग लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। कहता क्या है, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस कंडीशंस में मिलता है, किस शिक्षण सूत्र से संबंधित है? हमने कहा कि अगर आप देखो कि पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, जो पहले का ज्ञान था उसको नए ज्ञान में कनेक्ट कर देना। हमने कहा कि उसको कहीं ना कहीं हमने नए ज्ञान से पुराने ज्ञान को कनेक्ट कर दिया, तो इसको कहा गया कि भाई जो तो ज्ञात था और बाद में अज्ञात की तरफ चल रहा है, क्योंकि जो ज्ञात होता है उससे शुरू करते हैं और अज्ञात तक जाते हैं जो हमें नहीं पता होता है। विकल्प हमारा किसके साथ जाएगा? बी के साथ। अगला, शिक्षण का सत्तावादी स्तर कौन सा? कतई नहीं रुकेंगे, शिक्षण का सत्तावादी। अब जब दोस्तों आ जाए सत्तावादी, सत्तावादी का मतलब होता है कि सर्वोपरि कौन है, और सर्वोपरि दोस्तों अगर सत्तावादी वर्ड, एक सत्तावादी वर्ड जैसे नहीं कहते राजा और प्रजा के मध्य सत्ता किसकी है ना, तो हम कहते हैं राजा, और राजा जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रजा पर उसका कंट्रोल होता है। इसी तरीके से बच्चों पर अगर कंट्रोल है तो उसको कहा जाता है सत्तावादी, और सत्तावादी अगर देखा जाए तो शिक्षक होता है, इसलिए विकल्प ए चला जाएगा। बल्कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित। जब प्रश्न में सत्तावादी आ जाए तो हमें याद रखना है प्यारे, शिक्षक केंद्रित हो जाना है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी बहनों को जय हिंद, सभी भाइयों को जय हिंद। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में 23 नंबर स्क्रीन पर है। कहता ब्लूम के वर्गीकरण के तीन क्षेत्र। हमने कहा ब्लूम के वर्गीकरण के तीन क्षेत्र अभी बताए थे कि अगर आप देखते हो, हमने कहा ज्ञानात्मक पक्ष है, हमने कहा ज्ञानात्मक पक्ष है, हमने कहा सर भावात्मक पक्ष है, हमने कहा सर क्रियात्मक पक्ष है। तो आप तो कहोगे सर हमने तो यही तीन पढ़े हैं, लेकिन इसमें तो सर दो ही मिल रहा है कि भाई अगर ज्ञानात्मक पक्ष की ज्ञानात्मक को संज्ञानात्मक भी कह लो तो कोई दिक्कत नहीं है, संज्ञान शब्द एक ही है, ज्ञान एक ही शब्द है, ठीक है ना। चलो संज्ञानात्मक प्रशिक्षण और मनोवाहक, संज्ञानात्मक भावात्मक और जो है मनोवाहक। और यहां पर देखिएगा दोस्तों क्या है, क्या इसमें एक ही है? नहीं सर, ऑप्शन सी इसका इसलिए सही होगा क्योंकि मनोवाहक को क्रियात्मक कहा जाता है और दो तो ऑलरेडी मिल रहे हैं। इस चीज को याद रखना, ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक एक है और क्रियात्मक मनोभावात्मक यानी मनोवाहक ये एक है। और ये दिया किसने है? ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। ब्लूम्स के सिद्धांतों में तीन प्रमुख पक्ष हैं और तीन प्रमुख पक्षों में ये तीनों आते हैं जिसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है। चलिए, एक आता है शिक्षण के आधार पर कितने चर है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत लेवल का प्रश्न है। शिक्षक, अगर बात शिक्षण की बात करें तो याद रखो शिक्षण में द्विध्रुव, याद रखिएगा द्विध्रुव। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए मेरे प्यारे समझिएगा कि शिक्षण में अगर पूछा जाए द्विध्रुव जो है किसने दिया, द्विध्रुवीय शिक्षा है, ये किसने दिया? हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए त्रिध्रुवी प्रक्रिया, त्रिध्रुव किसने दी है, यानी बोला किसने कि भैया थ्री जो है, थ्री पोल की बात करी गई, टू पोल की बात की गई, तो समझने की बात करिएगा। तो हमने कहा ये जॉन एडम्स की बात है, एडम्स ने दिया, और यहाँ पर जॉन डीवी ने दिया। क्या है? जॉन डीवी ने दिया। एडम्स ये कहते थे कि शिक्षा के दो ही चर होते हैं, दो ही जो है क्या होते हैं? ध्रुव होते हैं। एक बालक होता है और एक शिक्षक होता है, ठीक है ना, ये दो ध्रुव है। लेकिन ये कहते हैं भैया दो ध्रुव नहीं होते, एक बालक भी होता है और एक शिक्षक भी होता है। क्या होता है? एक शिक्षक भी होता है और एक पाठ्यक्रम भी होता है। तो ये आपको याद रखना है कि बालक तो है, शिक्षक पढ़ाएगा, बालक पढ़ेगा। जॉन एडम कह के गए हैं, समय बदला, त्रिध्रुव प्रक्रिया आई। जॉन डीवी कहता है भैया एडम साहब ऐसा नहीं है, शिक्षण के तीन ध्रुव होते हैं, थ्री पोल होते हैं। बच्चा पढ़ेगा, शिक्षक पढ़ाएगा, लेकिन किससे? उनके बीच में एक अंतःक्रिया के लिए पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। हमने कहा चलो ठीक है। शिक्षण के आधार पर कितने चर होते हैं अगर ये पूछे तो तीन होते हैं। वो कौन कौन से हैं समझिए। स्वतंत्र चर, एक शिक्षक स्वतंत्र चर है, आश्रित चर शिक्षक के ऊपर आश्रित है, और मध्यस्थ चर दोस्तों ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो समझ लो, अगर चर पूछे तो ऐसे मारना, अगर ट्राइपोल पूछे, डाइपोल पूछे तो इस तरीके से मारना, किसने दिया है तो आपको याद रखना है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। रिजल्ट में कम हो सकते हैं, कोई सवाल यहाँ पर वो पूछने की बात ही नहीं है, रिजल्ट में बढ़ेंगे कम थोड़ी हो सकते हैं। चलिए आइए, ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है। ब्लूम की पाठ्य योजना किस पर आधारित है? हमने कहा तीन उद्देश्यों पर आधारित है। अब जब भाई उसका नाम ही है कि उद्देश्यों का वर्गीकरण, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर आएंगे और प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर क्या है प्रश्न है, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षमता विकसित करना, चुनौतियां एवं मांगों के अनुसार योग्यता विकसित करना, या प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना, या अच्छा शिक्षक। यहाँ पर बेस्ट आंसर डी ऑप्शन है, क्योंकि योग्यता का विकास ही जीवन कौशल की प्रमुख ध्येय की बात करेगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संवेग और मूल प्रवृत्ति, इमोशंस, इमोशंस लैटिन भाषा इमोशन शब्द से आया। हमने कहा संवेग की बात करेंगे, अभिप्रेरणा की बात करेंगे तो विलियम मैकडूगल हो जाएंगे। याद ही रखना है कि मैकडूगल की बात अगर करेंगे तो 14 मूल प्रवृत्तियां, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मूल प्रवृत्तियों को कितने भागों में बांटा गया, तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियां कितनी दी है? 14 दी है। अगर एग्जाम में ये आ जाए ये बताओ आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी क्या है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने दी है, तो भी विलियम मैकडूगल ही मारिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न क्या है, जवाब दीजिएगा। एक प्रश्न को कॉपी पेस्ट करने का मतलब क्या बनता है? एक प्रश्न को कॉपी पेस्ट कर दिया, बड़ा आसान हो गया। जो बच्चा कमेंट बॉक्स में है उसको डिस्टर्बेंस कितना होता है आपको पता नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन आता है 28 नंबर। 28 नंबर में क्या है कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है। समझो, आक्रामक अगर व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, बाउंड्री को कूद कर चला जाता है, बच्चे से जो कहा जाए वो नहीं करता है। समझिए मेरी बात, समझिए मेरी बात कि अगर इसमें देखा जाए तो किस क्षेत्र में आता है, ये भी ब्लूम टैक्सोनॉमी से प्रश्न है। अब हमने ये कहा क्या है, हमने ये कहा प्यारे कि भाई अगर कोई बच्चा है आक्रामक व्यवहार करता है, देखो बच्चे में अगर देखा जाए आक्रामक व्यवहार है ना, व्यवहार, अगर बच्चे में प्रेम का व्यवहार होगा, अगर बच्चा घृणा कर रहा है ना, प्रेम होगा, प्रेम करेगा या घृणा करेगा, या उसको आ सकती है क्या, उसको आ सकती है गुस्सा, तो गुस्सा, घृणा, प्रेम, आक्रामक व्यवहार, अच्छा व्यवहार, गंदा व्यवहार कैसा करता, कैसे करेगा, बोलो कैसे करेगा? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके भावनाओं से संबंधित है, और भावनाओं से जो संबंधित होगा वो भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, वही ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है दोस्तों। आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर भैया हां, भावात्मक के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो बताओ, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, सहानुभूति कौशल में क्या होता है? सहानुभूति कैसे कहते हैं? जब कोई खत्म हो जाता है कोई दिक्कत नहीं। सहानुभूति का मतलब होता है दूसरों की परेशानियों को समझना, इसलिए विकल्प ए, हमें आगे बढ़ना ही नहीं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। व्यवहार का करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि एग्जाम में कई बार ट्रेंड हुआ है, एग्जाम में कई बार ट्रेंड हुआ है, स्टेट परीक्षा में ध्यान दीजिएगा। व्यवहार का करना जो पक्ष है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप करने की बात करते हैं तो ये सीखने के गति के क्षेत्र में आता, नहीं तो आप ऑप्शन नंबर ए लगा के चले आओ, वो गलत हो जाएगा। आंसर हमारा किसके साथ? सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है उसके पहले हम जान लेते हैं जो गति क्षेत्र है या सीखने का जो क्षेत्र है वो दिया था 1930 में कुर्ट लेविन के द्वारा। और कुर्ट लेविन किसमें आते हैं? कुर्ट लेविन आते हैं भैया उसी सिद्धांत में आते हैं जहां पर हम कहते हैं गेस्टाल्टवाद, और गेस्टाल्टवादी है कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन किसके सहयोगी है? मिस्टर वर्दाइमर और कोहलर के सहयोगी है, इसलिए याद रखना है। अगला, पुरस्कार किस प्रकार का अभिप्रेरणा, ये क्वेश्चन बड़ा ट्रेंडिंग लेवल का है, बच्चा परेशान हो जाता है। समझिए, अगर आप बात करते हो पुरस्कार किस प्रकार के अभिप्रेरणा के अंतर्गत जाता है, तो पुरस्कार जो है हमेशा देखो एक चीज होती है सकारात्मक। देखो पुरस्कार को बहुत से बच्चे नकारात्मक मानते हैं। हमने कहा कि सर आप सीडीपी में पढ़ते थे कि नकारात्मक है उसको नहीं लेना है, लेकिन क्या पुरस्कार वास्तविक नकारात्मक है? जी नहीं, पूरी तरीके से नकारात्मक है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक सकारात्मक है। अब समझो मेरी बात कैसे। ज्यादा पुरस्कार देना नकारात्मक है,
लेकिन जब बच्चा अगर सही करता है तभी तो कहते हैं ना कि उसको अच्छा पुरस्कार मिलना चाहिए, पुरस्कार के काबिल है। प्राचीन समय में राजा अपनी प्रजा को अच्छे काम के लिए पुरस्कार देती थी, अशर्फियां देती थी, तो कहते थे अच्छा व्यक्ति है। इसीलिए सकारात्मक के लिए हमें पता होना चाहिए कि पुरस्कार हो जाएगा। क्या है? पुरस्कार हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर नकारात्मक की बात करोगे तो दंड हो जाता है। अगर अच्छा काम नहीं किया तो राजा दंड दिलवाता था। तो नकारात्मक अभिप्रेरणा दंड है, सकारात्मक अभिप्रेरणा पुरस्कार है, और सकारात्मक के साथ आता है धनात्मक, क्योंकि दिया जाता है प्रत्यक्ष रूप से तो प्रत्यक्ष आ जाएगा। इसलिए विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न कहता है बालक का परिणाम होता है, सब जानते हैं, हेरिडिटी और एनवायरमेंट की प्रक्रिया ही बालक का कहीं ना कहीं विकास के परिणाम की बात करता है। शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन की बात करेंगे। आरटीई एक्ट जो है प्रभावी हुआ 2009। अब देखो अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ? अब 2009 है, 2010 है, दोनों में टिक मार दिया, नहीं तो आपको सर ने ऑप्शन नंबर ए मार दिया। अब मेरी बात समझो, जब प्रभावी होने की बात की गई तो हमने ये कहा उसको लागू कर दिया गया। जब आप लागू करने की बात करोगे तो वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समझने की। चूंकि समझने की बात की जाए तो भारत सरकार द्वारा 2009 में जो निःशुल्क प्राइमरी के बच्चे हैं, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं, 6 से 14 साल के बच्चों की बात अगर की जाए, ठीक है ना, तो हमने ये कहा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए आप शिक्षा देंगे। कैसी देंगे? निःशुल्क शिक्षा देंगे। आर्टिकल 2186 में संविधान के संशोधन के द्वारा जो 2002 में किया गया। हमने कहा चलो ठीक है, लेकिन भारत में लागू कब किया गया? यानी अप्रैल, और अप्रैल कौन सी? 1 अप्रैल 2010 में जम्मू कश्मीर को छोड़ के लागू किया गया। तो यही कहता प्रभावी हुआ, तो आंसर 2010 के साथ जाएगा। नेक्स्ट, ब्लूम के टैक्सोनॉमी के पदानुक्रम में एक व्यवस्था है। हमने कहा कि ब्लूम का टैक्सोनॉमी जो सिद्धांत दिया गया है, उस सिद्धांत के अंतर्गत आपको ये पता होना चाहिए कि वो टैक्सोनॉमी जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक उद्देश्यों का क्या करता है? वर्गीकरण करता है। ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी सिद्धांत 3 भागों में बटा हुआ है, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। लेकिन संज्ञानात्मक जो उद्देश्य है ये 6 भागों में बटे हुए हैं, जो अभी हमने आपको दिखाया था। आगे भी अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है ना, आगे भी अभी आपको दिखाएंगे। जैसे देखिए ये वाला, हाँ ये वाला 1 2 3 4 5 6, ये पूरा क्या है? ये उनके एक पक्ष का है, संज्ञानात्मक भाग है ना, संज्ञानात्मक भाग है, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए तो फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और अगला प्रश्न क्या आता है? अगला प्रश्न आता है ये, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, 105 है, तो मैंने कहा कि अगर बुद्धि लब्धि 105 है तो वो जाएगा सामान्य बुद्धि में, क्योंकि सामान्य बुद्धि की 90 से 110 होती है, और 90 से अगर 110 होगी तो वो सामान्य एवरेज में ही आएगा ना दोस्तों, इसलिए विकल्प सी जाएगा। अगला, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्नलिखित में किस प्रश्न से संबंधित है? तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो भाई बताइएगा। चलो भाई देखो, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न संबंधित है विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक का मतलब होता है जब चीजों को आप, हर चीज की छोटी-छोटी चीजों की भी क्या करें? आप स्टडी करें, छोटी-छोटी समस्याओं को अलग-अलग तरीके से आप उसको कैसे करें? हल करें। तो जब आप संश्लेषण की बात करते हो तो वो विश्लेषण से बिल्कुल अलग है। जब ग्रेड अंकों से कैसे अलग है तो इस तरीके का प्रश्न है जिस तरीके से आप विश्लेषण कर रहे हैं, तो आंसर हमारा बी चला जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? देखो, एक होता है जन्मजात प्रेरक, एक होता है अर्जित प्रेरक। दो तो प्रमुख रूप से हमने यहां पर आपको बताया है, नहीं बताया तो समझ लो। एक अर्जित प्रेरक होता है, अर्जित प्रेरक होता है, और एक होता है जन्मजात प्रेरक। देखिए अगर आप जन्मजात की बात करोगे तो जन्मजात का मतलब होता है मां के गर्भ से जो आप लेकर आए हो। आप प्रेम लेकर आए हो क्या? भूख और प्यास लेकर आए हो। भूख, प्यास, नींद, 3 चीजें तो हमेशा आप लेकर आते हो मां के गर्भ से। तो हमने कहा भैया ठीक है, लेकिन सामाजिक के लिए आप आत्मगौरव की बात करोगे। आत्मगौरव, और आत्मगौरव तभी होगा जब आप समाज में अच्छा काम करोगे, तो अपने ऊपर गर्व होगा, है ना, इसलिए विकल्प जाएगा किसके साथ? ए के साथ। अगला, उद्देश्य इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शब्द रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। प्रश्न पूरा दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलो भाई देखिए कहता क्या है, क्या कहता है आपसे? प्रश्न कहता है कि उद्देश्य इस इकाई की बात करा के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शब्द रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। यह ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है, समझ की बात की जा रही है। जब भी कहता है व्याकरण शब्द रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे, तो हमने कहा समझ का मतलब होता है समझबूझ। जब कोई बच्चा कहीं ना कहीं समस्याओं की व्याख्या कर ले, समझ ले, उनके अर्थ को निकाल ले, तो हम कहेंगे बच्चे समझ स्तर पर पहुंच चुके हैं, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के दूसरे पायदान पर है, दूसरा चरण है। चलो अगला प्रश्न, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीके का इस्तेमाल करने की योजना क्या कहलाती है? अगर कोई बच्चा सामान्य तरीके ना अपनाए और सामान्य से थोड़े से अलग की बात करे, अलग रास्ते पर चले और उसके कई हल ढूंढे, हमने कहा वो तो क्रिएटिव बच्चा होगा, सृजनात्मक हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से सही तरीके से मिला हुआ है? निर्धारित कीजिए कि दिए गए मामले में कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रबंध करेगा। क्या ये विश्लेषण होता है? क्या आप अपने विद्यार्थी को उनकी गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? क्या ये मूल्यांकन होगा? क्या इवैल्यूएट करेंगे आप? क्या इवोल्यूशन के अंतर्गत आएगा? तीसरा, पिछली रात दिखाएं कि भैया दिखाए गए क्रिकेट जो है मैच में, जो पिछली रात कल को जो क्रिकेट मैच आपने देखा है वो कहीं ना कहीं क्षण कौन सा था? क्या ये सृजनशील होगा? क्या बताइए, क्या ये सृजनशील होगा? और डी कहता है जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन पकाने हेतु कोई नई पाक विधि जो है लिखिए। क्या ये अनुप्रयोग होगा? भैया समझो मेरी बात, अगर आप बात कर रहे हो, अगर आप बात कर रहे हो कि इसमें कौन सा विशिष्ट क्षेत्र आपसे सही तरीके से मिला हुआ है, तो अगर आप देखोगे कि पिछली रात दिखाए गए क्या क्रिकेट से हम अगर यही देख ले कि क्या ये सृजनशील में आता? नहीं, सृजनशील का मतलब होता है सामान्य से अलग, तो ये तो तुरंत कट गया, है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप सारी चिंता वाला प्रश्न ही नहीं है। डी कहता है जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन बनाने हेतु कोई नई पाक विधि को अगर लिखना है तो क्या वो अनुप्रयोग होगा? बताओ, हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लिखने की बात कर रहे हैं। अगर ये देखा जाए तो ये भी गलत। बी कहता है क्या आप अपने विद्यार्थी को उनकी गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? जब वर्गीकरण की बात करेंगे तो हमसे तो ये प्रश्न पूछा गया, और हमसे जब ये प्रश्न पूछा गया तो हम मूल्यांकन लिख रहे हैं, ये भी गलत है। आंसर ए होगा, क्योंकि विश्लेषण वही होता है तो हमसे कहा जाता है जब चीजों में डिफरेंस की बात की जाती है, जब अलग-अलग चीजों को अलग-अलग स्टडी के तौर पर देखा जाता है, ठीक है ना, यहां पर ए आंसर हो जाएगा। चलो बड़ा अच्छा प्रश्न है। बिग हंट के अनुसार की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। परिवर्तन की बात, ज्यादा परिवर्तन, समायोजन, और समायोजन की बात है तो हमने कहा कि अगर देखा जाए तो ये होता है किशोरावस्था में बच्चा समायोजन करने में सक्षम होता है, और परिवर्तन ये बड़ी परिवर्तन वाली अवस्था है। तनाव तूफान नहीं कहते, हमने बड़ा तनाव तूफान वाली अवस्था कहते हैं अकॉर्डिंग टू भैया स्टैनले हॉल। हमने कहा कि इस विकल्प के साथ हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है लॉरेंस कोहलवर्ग की बात करें, कोहलवर्ग गलत लिखा है, कोई बात नहीं। विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं तो नैतिक क्षेत्र के लिए जाने, नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं, इसलिए विकल्प जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया? एनसीईआरटी पूरे भारत में चलती है, और एनसीईआरटी की बात करें सफाई एवं सच्चाई बिल्कुल सही है, श्रम की बात करें बिल्कुल सही है, समानता एवं सहयोग बिल्कुल सही है, आंसर हमारा डी चला जाएगा। यही है शिक्षण कला। अगला, एक बच्चे को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे, बड़ा अच्छा प्रश्न है। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखते ही उसने कहा ये तो चिड़िया है ना, यानी पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा ये पतंग है। ये दिखाता है कि अब उस जानकारी को नई जानकारी में जोड़ देना, एसिमिलेट कर देना। हमने कहा ये हो जाएगा सम्मिलन हो जाएगा। ये प्रश्न कहां से है? पियाजे से है। जब कोई चीज को पहली बार देखा तो पिता ने बताया ये चिड़िया है। दूसरी बार उसने देखा पतंग को उड़ता हुआ, उसने कहा फिर से ये पापा देखो चिड़िया है। नहीं, पापा ने कहा ये चिड़िया नहीं है, हर उड़ती हुई चीज चिड़िया नहीं होती है। यानी इस बार उसने कहा कि नई जानकारी में क्या जोड़ दिया कि अब ये पतंग है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सम्मिलन हो जाएगा, एसिमिलेशन हो जाएगा। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के एक खंड सिद्धांत को अगर देखा जाए अल्फ्रेड बिने ने किया। द्विखंड के सिद्धांत को कहीं ना कहीं किसने किया? स्पीयरमैन ने किया। और त्रिखंड के सिद्धांत को भी स्पीयरमैन ने किया। जबकि गिलफोर्ड के सिद्धांत की बात करें तो त्रिआमी सिद्धांत है। क्या है? त्रिआमी सिद्धांत है, याद रखना है, बहुत बढ़िया। चलो अगले प्रश्न की बात करेंगे।
निम्नलिखित में शिक्षक का कौन सा गुण विद्यार्थी द्वारा पसंद किया जाता है? शिक्षक का कौन सा गुण विद्यार्थी के द्वारा पसंद किया जाता है? उसकी पहनने का तरीका, यानी जो पहनने का मतलब है उसके ड्रेसेस, जो ड्रेसेस होती हैं, यहाँ पर ड्रेस मैं डी बना देता हूं, उसके बात करने का तरीका, उसका पूरा व्यक्तित्व और उसकी छात्रवृत्ति। अगर देखा जाए तो हम ये कहेंगे दोस्तों कि अगर आप शिक्षक का कौन सा गुण विद्यार्थी के द्वारा पसंद किया जाएगा तो हम ये कहेंगे दोस्तों उसके पूरे व्यक्तित्व की बात होगी, और व्यक्तित्व में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। व्यक्तित्व में ये बात करने का तरीका भी आ जाएगा। पर्सनालिटी की एक्सटर्नल होता है और इंटरनल होता है। अंदर की पर्सनालिटी अलग होती है, बाहर की अलग होती है। तो हमने कहा उसमें पहनने का तरीका, चलने का तरीका, बैठने का तरीका, सब कुछ आ जाता है, इसलिए विकल्प हमारा सी चला जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहां पर है? ये भी आपके एक शिक्षण कला का प्रश्न है। ये दोस्तों आपके जाता है कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अगला प्रश्न क्या है? एक कक्षा में व्यक्ति विभिन्नता का मतलब है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक कक्षा में व्यक्ति विभिन्नता के क्षेत्र हो सकते हैं। व्यक्ति विभिन्नता कई तरीके से हो सकती है। अगर कोई दो बच्चे हैं, उनमें कपड़े पहनने का तरीका, बैठने का तरीका, उनकी रुचियों में, उनके ज्ञान में, है ना, सीखने में, हमने कहा सीखने में, ज्ञान में, चरित्र में, यही ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, हर बच्चे के अंदर एक दूसरे से अलग तरीके से डेवलपमेंट होता है, इसलिए विकल्प जाएगा किसके साथ? डी के साथ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चलो भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षण एक प्रभावी निर्देशित प्रक्रिया है, और शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। मैं डी ऑप्शन को मारूंगा, क्यों? क्योंकि शिक्षण केवल कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वर्ड है और कक्षा में ही नहीं वो सीमित होती है। विद्यालय में, समाज में और घर पर भी शिक्षा को लिया जा सकता है। हर जगह कहीं ना कहीं ये चीजें कनेक्ट होती हैं, हम उसको एक बैरियर में नहीं मान सकते। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रेक्षणात्मक अधिगम की बात करें तो हमेशा याद रखना है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम को सामाजिक अधिगम कहा गया। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? और एग्जाम में अगर आ जाए कि प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये दोनों सिद्धांत दिए हैं मिस्टर एल्बर्ट वेंडूरा ने दिए हैं। वेंडूरा दोस्तों, वेंडूरा की बात करें तो कनाडा के निवासी हैं। वेंडूरा ने अगर सामाजिक सिद्धांत की बात करें, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? वेंडूरा ने दिया है। और वेंडूरा के इसी सिद्धांत को प्रेक्षणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। और याद रखना है दोस्तों, यार एग्जाम में ये प्रश्न अगर बने तो भैया गलत मत करना, क्योंकि आप टमाटर 250 रुपए। ये आलू कितने के लगाए हैं? 50 रुपए किलो मैडम। और ये भिंडी 100 रुपए किलो। अरे कि आपने ये पढ़ा होगा, लेकिन अगर ये आता है तो ये भी एक ही चीज है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला आता है, प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का मुख्य कारण क्या था या क्या है? हमने कहा कि अगर मुख्य कारण जो है मिड डे मील की बात करते हैं, तो मिड डे मील को अगर देखा जाए तो आप यहां पर जानो कि मिड डे मील सरकार ने इसलिए शुरू किया जिससे बच्चों की संख्या में वृद्धि हो। बच्चों की संख्या का मतलब है स्कूल में बच्चे रुचि लें, और स्कूल में बच्चे का मतलब है कि नामांकन संख्या में वृद्धि करना। सरकार का यही जो है लक्ष्य था प्रमुख। और अगर पूछा जाए दोस्तों कि मिड डे मील का शुरू किया गया तो 1995 में मिड डे मील को शुरू किया जाता है। और याद रखिए दोस्तों, जिसे प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीएनएसपी कहा जाता है, 1995 में शुरू होता है। नामांकन की वृद्धि के लिए इसका उद्देश्य था कि बच्चे ज्यादा रुचि लें, ज्यादा बच्चे स्कूल में आए और नामांकन संख्या में वृद्धि हो। साथ ही साथ आपको बता दें कि भोजन को मिड डे मील में पका हुआ भोजन दिया जाता है। पहले मिड डे मील में पका हुआ भोजन नहीं मिलता था, कच्चा अनाज दे दिया जाता था, 1-1, 2-2 किलो। फिर उससे क्या हुआ, घर वाले बेचना शुरू कर दिए। अब बेचना शुरू कर दिए, फिर पका के देने लगे, इसलिए आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। जब सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर वर्ड आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा क्या लगा देंगे? स्किनर लगा देंगे। जब आ जाए सीखना आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान की अभिक्रिया है तो ग्रो एंड ग्रो हो जाएंगे। जब उत्तरोत्तर प्रक्रिया है तो स्किनर आ जाएंगे। जब सीखना जो है व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है तो गिलफोर्ड आ जाएंगे, इसलिए विकल्प हमारा सी चला जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कहता है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है मिस्टर थॉर्नडाइक ने किया है, क्योंकि इन्हीं सिद्धांत को एसआर बॉन्ड सिद्धांत कहा जाता है। एसआर बॉन्ड जो थ्योरी है, स्टिमुलस और रिस्पांस जो थ्योरी है, वो मिस्टर थॉर्नडाइक ने दी है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अगला, अल्बर्ट वेंडूरा द्वारा, देखो अभी बताया था, क्वेश्चन आ गया फिर से रिपीट हो गया, बस क्वेश्चन को ऊपर से नीचे कर दिया, नीचे से ऊपर कर दिया। जो ऑप्शन में था वो आंसर क्वेश्चन में कर दिया। कहता है दोस्तों, अल्बर्ट वेंडूरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है सामाजिक अधिगम कहलाता है। सामाजिक अधिगम दिया नहीं है तो प्रेक्षणात्मक अधिगम हो जाएगा, इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, आसान प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। चलो बताओ। थैंक यू, बहुत बढ़िया। देखो, पढ़ने और लिखने की आशंका क्या है? देखो, पहली बात तो ये आशंका का मतलब होता है दोस्तों कि भाई अगर आप बात करते हो पढ़ना, पढ़ने का जो विकार है, और लिखना, लिखने का जो विकार है, लिखने का विकार है, इन सबको समझने की कोशिश करिएगा। लिखना जो होता है वो होता है डिस्ग्राफिया, यानी डिस्ग्राफिया जो होता है एक अक्षम विकार होता है, डिसेबिलिटी होता है, और पढ़ना जो होता है वो होता है डिसलेक्सिया। क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है। इस चीज को भी बहुत अच्छी तरीके से जान लो। तो लेकिन अब बात दिक्कत यहां पर है, हम लगाएंगे क्या? तो हमेशा याद रखना, पढ़ने का विकार डिसलेक्सिया है, लेकिन पढ़ने और लिखने साथ में आ जाए तब भी आप डिसलेक्सिया ही लगाएंगे, इसलिए ये क्वेश्चन दिया है। बच्चा गलती करता है और फिर कहता है कि सर ये क्वेश्चन कैसा आ गया। चलो ठीक है, 56 देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान करता है। हमें यह पता है कि पहली जो एज होती है वो जन्म से 2 साल होती है, दूसरी जो एज होती है वो 2 से 7 होती है, तीसरी एज होती है ये, और चौथी 4 एज में पियाजे बटे हुए हैं। और इस सिद्धांत को कहा जाता है संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और हमने ये कहा दोस्तों, जब आप अमूर्त की बात करोगे, जब आप मूर्त की बात करते तो आप ऑप्शन बी लगा देते, क्योंकि अमूर्त का नाम ही औपचारिक है तो आंसर सी हो जाएगा। जब अमूर्त चिंतन बौद्धिक स्तर की बात करें या फिर समस्या बच्चा खुद से ही, अब जब बच्चा खुद से ही समस्या को सॉल्व करेगा बच्चा बड़ा हो जाएगा ना, और बच्चा बड़ा हो गया है 11 साल के ऊपर, 16 या ऊपरी स्तर की बात करेंगे तो आंसर सी चला जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, चलिए। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा बुद्धि को कितने भागों में बांटा गया? तो पहली बात तो जान लो कि हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है वो बुद्धि का एक सिद्धांत है जिसको कहा गया बहुबुद्धि का सिद्धांत। क्या कहा गया? बहुबुद्धि का सिद्धांत, जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। और हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है इनको 8 भागों में, यानी 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया है, जिसमें अंतर्वैयक्तिक है, अंधावैयक्तिक है, भाषा से संबंधित है, देशिक है, भाषिक है, लेकिन सृजनात्मकता नहीं है, इसलिए विकल्प बी चला जाएगा। ये नहीं है, बाद बाकी 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया गया है। चलो अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का जो है प्रयोग किया जाता है उस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? यानी उस सिद्धांत के अंतर्गत कौन से सिद्धांत का आवश्यक होना है? देखो, अगर कहा जाए कि ज्ञान को स्थायी बनाओ, जो हम प्राप्त कर रहे हैं, जो हम प्राप्त कर रहे हैं उसका अभ्यास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कैसे याद करोगे? इस क्वेश्चन को याद कराने की ट्रिक बताऊं, जो कहीं ना कहीं आप पुराने समय में आप याद करते हो, 9 और 10th में जब आप थे तो आप किसी चीज को याद करने की कोशिश करते थे, उसको बार-बार रिपीट करते थे। हम कहते हैं कि एनसीईआरटी कहता है रटने पर नहीं, हमें निर्भर रहना है, हम लोग रिपीट करते थे, याद है ना? तो इस चीज को कहा गया कि अगर ज्ञान को स्थायी बनाना है तो हमें कहीं ना कहीं आवृत्ति, रिपीटेशन की बात करनी होगी। आंसर हमारा ऑप्शन ए चला जाएगा। चलो नेक्स्ट, कौन सा सीखना स्थायी होता है? समझिए, स्थायी सीखना तभी होगा जब आप रटोगे क्या नहीं, जब आप चीजों को समझोगे और भली भांति समझोगे, तभी आप चीजों को कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी से कनेक्ट कर पाओगे और सी हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला, ब्लूम ने 1956 में वर्गीकृत किया। क्या है? वर्गीकरण किया, क्या किया बताओ? संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ब्लूम के उद्देश्यों की बात करें, मुझे लगता है ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि अगर देखा जाए ब्लूम ने 1956 में अपने वर्गीकरण का सिद्धांत दिया जिसको कहा गया ब्लूम टैक्सोनॉमी, और उस सिद्धांत का नाम था ब्लूम का सिद्धांत, जिसमें हमने कहा कि संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और
प्रक्रियात्मक पक्ष हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको याद रखना है संज्ञानात्मक पक्ष ही मारना है। लेकिन याद रखो कि ब्लूम के अनुसार जो पक्ष है वो कितने हैं, 3 हैं, और तीनों पक्ष जो है वो ये है, जिसमें संज्ञानात्मक पक्ष जो है वो 6 प्रकार में डिवाइड है ना। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है, तो पाठ प्रस्तावना की बात करेंगे। जो आप पाठ प्रस्तावना की बात करोगे, जो सबसे पहला चरण है, तो हम कहीं ना कहीं पूर्व ज्ञान से पहले का ज्ञान दोस्तों शामिल करते हैं, इसलिए विकल्प ए जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार मनोविज्ञान के वह पक्ष है जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। बड़ा थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, मतलब इसको आपको जान लेना चाहिए। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ आवाज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार मनोवैज्ञानिक के वह पक्ष है जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। पाठ्यक्रम कैसा है? पाठ्यक्रम दोस्तों एक ऐसी आधार श्रृंखला है जो शिक्षक और बालक को क्या करती है, बालक को जोड़ती है, जिसको कहा जाता है मध्यस्थ चर। क्या है? पाठ्यक्रम को कहा जाता है मध्यस्थ चर। याद रखिएगा, मध्यस्थ चर 3 चर होते हैं, आश्रित चर, मध्यस्थ चर, और कौन सा होता है बताइए, फटाफट बताइए। हम कह सकते हैं दोस्तों, ये कहा गया है, हेराल्ड टी जॉनसन ने कहा है, इसलिए विकल्प दी जाएगा। अगला, एक 13 वर्षीय बालक बात-बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है। वह हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह किस अवस्था में है? बात-बात में झगड़ा करने लगता है। हमने कहा कि अगर आप बड़ों की बात कर रहे हो तो आप देखिए यहां पर ये क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ा सा क्रिटिकल। एस्टेट में जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो इस प्रश्न का आंसर माना जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चा इज्जत चाहता है समाज से। क्या? समाज से उसको क्या मिले? आत्मगौरव प्राप्त हो। और आत्मगौरव प्राप्त होता है, कहता है कि अगर उसे गलत बताया तो उसको कहीं ना कहीं क्या होगा, उसको कहीं ना कहीं उसको स्वीकार नहीं होगा, इसलिए झगड़ जाता है बच्चा। और जब बच्चा 12 के ऊपर पहुंचता है तो इस स्टेज में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्रिया के सिद्धांत की बात करें, क्रिया के सिद्धांत में शामिल है 4H, और 4H की बात की जाए तो 4H जो है, 4H में क्या होता है समझिएगा। 4H में एक आप देखिए, एक आपका जो मैं ऐसे लिख लेता हूं H H H, है ना। अब आप देखिएगा, अगर आप 4H की बात करोगे, 3H की बात करोगे तो एक हेड होता है, ठीक है ना, हेड होता है, हार्ट होता है और हैंड होता है ना। हार्ट नहीं होता है तो इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये संकल्पना जो दी है ये मिस्टर थॉर्नडाइक की संकल्पना है, इसलिए विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सीखने का क्लासिकल कंडीशनल सिद्धांत किसने दिया है, क्लासिकल थ्योरी सिद्धांत किसने दिया है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसको सरल करता हूं, अगर एग्जाम में पूछा जाए, क्या अगर एग्जाम में पूछा जाए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, जब एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो हमेशा याद रखिएगा मिस्टर पावला हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोध के संबंध में असत्य कथन क्या है, अनुवाद करना, व्याख्या करना, वर्गीकरण करना, या फिर हम कहते हैं विशेष तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना। असत्य कथन, देखो बोध के संबंध में अगर देखा जाए, जब असत्य कथन की बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा नेगेटिव व्याख्या करना, रटन बनानी, ये सब नहीं लेने हैं। अगला, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। पाठ्यक्रम में विविधता तथा लचीलेपन के सिद्धांत को, यानी सिद्धांत जो है उसमें क्यों आवश्यक होना चाहिए, कि भाई पाठ्यक्रम में लचीलापन क्यों होना चाहिए। चलो भाई, शिक्षा को क्रिया प्रधान बनाने हेतु, स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, छात्रों की रुचियों विभिन्नताओं और जो है दृष्टिकोणों को अनुकूल बनाने के लिए। मैं कहता हूं अगर इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं ऑप्शन सी ले लेते हो तो बेटर होगा। जो बच्चा एक दूसरे से अलग होगा वो कहीं ना कहीं अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा, जो बच्चे की रुचि नहीं होगी वो रुचि के साथ कहीं ना कहीं उस चीज को पढ़ पाएगा। तो इसका हमें ध्यान रखना है क्लासरूम में, आंसर सी होगा। चलो नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। अब यहां पर देखिएगा, जवाब दीजिएगा। हाँ चलिए, खेल की बात करो, भाषण की बात करो, कहानी लेखन या निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो भाषण जो है ना, ये कहीं ना कहीं सृजनात्मकता क्रिएटिविटी में जो है ये शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि भाषण एक क्या है, भाषण जो है एक वक्ता के द्वारा, एक शिक्षक के द्वारा, जिसमें क्या है, एक कहीं ना कहीं सत्तावादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और सत्तावादी सिद्धांत में ये होता है कि कोई बोल रहा है और कहीं ना कहीं सैकड़ों लोग उसको सुन रहे हैं, तो ये सृजनशीलता का क्या है, कारण नहीं बनेगा। चलो नेक्स्ट, जन्म के समय लगी चोट और भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। क्या कहलाती है, याद रखिएगा। जब आप लिंग के वर्गीकरण की बात करते हो, जब आप चोट के वर्गीकरण की बात करते हो, जब आप भ्रूण क्षति की बात करते हो, तो इस मंदता को कहा जाता है जैविक मंदता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गलत होंगे क्वेश्चन होने दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न गलत होंगे तभी तो चीजें आएंगी समझ में। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, मूल्यांकन का संबंध है। मूल्यांकन का संबंध दोस्तों आपको बताना है, तो हमने कहा शिक्षण पूर्व अवस्था, एक शिक्षण अवस्था है, एक शिक्षणोत्तर अवस्था है, और शिक्षण के बाद की अवस्था। ये तो बड़ा आसान प्रश्न है, बताओ, कोशिश करो। चलो भाई, हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बताओ, सी बच्चा कह रहा, सब डी कह रहा। देखो, मूल्यांकन का संबंध है शिक्षणोत्तर अवस्था, शिक्षण अवस्था नहीं, शिक्षणोत्तर अवस्था। शिक्षण के बाद जो सबसे अंतिम सोपान है वो है मूल्यांकन है, एवोल्यूशन है, ज्ञान से शुरू होता है और मूल्यांकन तक जाता है, इसलिए विकल्प हमारा सी जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। खेल खेल में शिक्षा का हम जो है कहीं ना कहीं समावेश करते हैं, और जब हम मारिया मॉन्टेसरी की पद्धति पढ़ते हैं, मॉन्टेसरी पद्धति जो मारिया मॉन्टेसरी ने दी है, और हम कहते हैं फ्रॉबेल की, तो फ्रॉबेल जो है किंडरगार्टन, यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, सी के साथ। नेक्स्ट कहता है दोस्तों, विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में किसका अभूतपूर्व योगदान है। जब विकास की बात करते हो तो विकास, अब देखो तीनों ऑप्शन है, थॉर्नडाइक, पियाजे, स्किनर और क्या कहते हैं मैकाले। अब देखो मैकाले तो आप शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हमें डेवलपमेंट की बात करनी है। कोई ना कोई ऐसा आया था जो अधिगम के सिद्धांत को लेकर आया था, अधिगम के सिद्धांत को लेकर आया था, और अधिगम के पहले सिद्धांत जो है मिस्टर थॉर्नडाइक के थे, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। याद है ना, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं मूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, और हम कह सकते हैं तमाम। तो हमने कहा कि ये, लेकिन अगर बात की जाए स्किनर की, तो ये भी कहीं ना कहीं अधिगम के सिद्धांत को लेकर आए, और कहीं भैया एक चूहा लेकर आ गए। लेकिन क्रिया प्रसूत की बात नहीं हो रही, बात हो रही है बी ऑप्शन की, संज्ञानात्मक विकास को ही अगर आप देख लो, उसी शब्द को पकड़ लो तो भी आंसर हो जाता। विकास के अध्ययन में केवल बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि किस तरीके से 1 2 3 4 अवस्थाओं में बच्चे का विकास उम्र के बढ़ने के दौरान होता है, आंसर दी जाएगा। नेक्स्ट, अब बात आ गई प्रयास एवं त्रुटि, तो प्रयास एवं त्रुटि, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ये किसने दिया है, मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया है, कतई नहीं आगे बिल्कुल व्याख्या करना ही नहीं, डिसकैलकुलिया संबंधित है। ये भी एक अक्षम विकार है। ये क्या है, एक अक्षम विकार है। जब बच्चा कैलकुलेशन में क्या करता है, जब बच्चा कैलकुलेशन में गड़बड़ी करता है, और कैलकुलेशन में जब गड़बड़ी करता है तो वो कहीं ना कहीं मैथमेटिकल प्रॉब्लम से संबंधित है, एक डिसेबिलिटी है, जिसको हम कह सकते हैं गणितीय अक्षमता, आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की बात करें, विशेष रूप से जरूरतमंद, ये क्वेश्चन है भाई गलत, ये टाइपिस्ट महोदय ने गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। क्वेश्चन आता है 76 नंबर, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति अभी बताया मिस्टर फ्रॉबेल, यानी ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। बच्चों का बगीचा मिस्टर फ्रॉबेल हो जाएंगे, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता। ये है शिक्षण कला का एक ऐसा उम्दा प्रश्न जो बच्चों से हो सकता है प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आएंगे 10, और 10 प्रश्न आएंगे तो बच्चा परेशान होगा। आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अगर कोई टीचर नहीं मिले, कोई टीचर से उसके पेरेंट मिलने नहीं आते हैं, तो आप बच्चों से क्या उपेक्षा करेंगे, क्या फिर अभिभावक को लिखेंगे, क्या फिर बात करेंगे, आप उनसे स्वयं मिलने जाएंगे। मैंने कहा दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि अगर नहीं, समाज के प्राथमिक विद्यालय का मतलब क्या होता है, प्राथमिक विद्यालय अगर किसी दायरे में होगा तो बच्चे के घर से प्राथमिक विद्यालय की दूरी है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की ही दूरी होती है, ये बात याद कर लेना, है ना। और 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के बीच में उच्च प्राथमिक विद्यालय होता है, तो प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 का होता है, और वो बच्चे के घर से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर होता है। तो बताओ, अगर बच्चे की बात करें नहीं मिलने आते उसके पिता, तो कौन सी दूर है, 100-200 मीटर नहीं चल सकता, क्या शिक्षक बिल्कुल चलना चाहिए, इसलिए विकल्प जाएगा सी के साथ। चलो नेक्स्ट, बाल्यावस्था को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है, तो बाल्यावस्था को निम्नलिखित में जाना जाता है टोली एज। टोली एज का मतलब समझते हो, गैंग एज, जीवन का अनोखा काल, बक्की अवस्था। बक्की अवस्था का मतलब होता है बैबलिंग करना, बकबक करना, बड़बड़ करना, ज्यादा बोलना, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इस अवस्था को कहा जाता है क्या, इस अवस्था को कहा जाता है दोस्तों 5 to 12 कहा
कहा जाता है क्या? 5 to 12 कहा जाता है क्या? बताइए। या हम कह सकते हैं 6 से 12 साल की अवस्था है जो बाल्यावस्था कहलाती है। नेक्स्ट, अधिकतर विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की जो अवधि है, हमने कहा कि अगर अवधि की बात करो, चाहे जोन्स की बात करो, चाहे किसी की बात कर लो, यहां पर अगर देखा जाए 6 से 12 साल की अवस्था है वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आएगा, जिसको हमने कहीं ना कहीं एक अनोखा काल नाम दिया है। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था है और जीवन का आदर्श काल क्या है? शैशवावस्था। मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? मैं कुछ भी हूं। जैसे प्रबल सूचक बालक किस अवस्था में? मैं कौन हूं? बड़ा बच्चा परेशान है। हां बताओ, कोई समस्या आ रही है? एक बार देख लेता हूं मैं। चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। देखो मैं कौन हूं, जब इस तरीके के कंडीशनल वाक्य अगर बच्चा खुद से पूछता है तो हमें याद रखना है कि किशोरावस्था का एक प्रमुख कारण है। आंसर ए हो जाएगा। अब याद रखिएगा, देखिए जीवन का अगर आदर्श काल पूछे, आदर्श काल, ये आदर्श काल है और जीवन का अनोखा काल, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है जो एक ही से प्रश्न है। अब देखिएगा, एक ही से प्रश्न है। अनोखा काल, अनोखा काल 5 to 12 है, लेकिन आदर्श काल जन्म से 5 है। ये संस्कारों की अवस्था है और ये किशोरावस्था तनाव की अवस्था है और बाल्यावस्था गैंग एज है, टोली एज है, बक्की अवस्था है और गंदी अवस्था है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? नवजात शिशु का भार होता है कितना होता है? 7 पॉइंट होता है। याद रखिएगा 7 पॉइंट की बात करेंगे, लेकिन विकल्प में अगर 7 ना होता, यहां पर 9 होता तो हमें 9 मारना पड़ता। ये बात याद रखिए, विकल्प क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया, मतलब अनगिनत बार पूछा गया ये प्रश्न। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है? सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? जो लर्निंग है दोस्तों एक प्रोसेस है, ये अनवरत रूप से चलता रहता है जब तक व्यक्ति है। हमने कहा सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? ये कहा है वुडवर्थ ने कहा है। सीखना अगर एक उत्तरोत्तर प्रक्रिया है तो ये किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। सीखना एक क्या है? व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अगर आप गिलफोर्ड की बात, जब क्वेश्चन के सीखने में व्यवहार, देखो सीखने के संबंधित में बहुत सारी परिभाषाएं, सीखना एक व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है तो व्यवहार शब्द आ जाएगा गिलफोर्ड मार देना। सीखना एक उत्तरोत्तर प्रक्रिया है तो उत्तरोत्तर प्रक्रिया के लिए आप मान दीजिएगा स्किनर, और सीखना अगर एक नॉर्मल तौर पर आ जाए तो वुडवर्थ मान दीजिए, इसलिए विकल्प जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न कहता है चिंतन की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या है? चिंतन, मौलिकता, क्रिएटिविटी, ये क्या है? अब सारी चिंतन, हमने कहा चिंतन के लिए आप क्या विचार, कल्पना, सृजनात्मकता। चिंतन की सबसे बड़ी पहचान जो है, यहां पर ऑप्शन सी मारोगे या ऑप्शन डी मारोगे। देखो चिंतन के लिए, हां जितने भी बच्चे हैं, कोई सवाल बच्चा कर रहा है, देखो कॉपी पेस्ट मत किया करो भाई, जितने भी बच्चे हैं कॉपी पेस्ट करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी हमें। चलो देखो, हां कुछ बच्चे सी मार रहे, कुछ बच्चे डी मार रहे। अब मेरी बात समझो, चिंतन की अगर बात करोगे तो आपको याद रहेगा कि क्या चिंतन यही करेगा, यानी सामान्य से जो अलग है, हम बात कर रहे हैं क्रिएटिव बच्चों की, क्या वही करेंगे? नहीं। चिंतन की सबसे बड़ी पहचान यह है कि अगर कोई भी चिंतन किया जाता है तो वो किया जाता है मानसिक स्तर से, और मानसिक स्तर से किया जाता है तो चिंतन तभी करेगा जब कोई ना कोई समस्या होगी, और समस्या को क्या सॉल्व करने के लिए, समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। इसलिए हर चीज सृजनात्मकता नहीं होती। चिंतन तभी होगा जब कुछ ना कुछ सोचेंगे और कुछ तरकीब निकालेंगे, और तरकीब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, इसलिए विकल्प जाएगा ठीक है साहब। ये गलत हो गया आप सबका। आइए, बालक का विकास, ये ऑलरेडी बता चुका हूं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। अगला कहता है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। मानसिक विकास को मेंटल स्तर को प्रभावित करेगा, वंशानुक्रम बिल्कुल करेगा, परिवार का वातावरण अच्छा है तो अच्छा प्रभाव, बुरा है तो बुरा प्रभाव। हमसे कहता है परिवार की सामाजिक, बिल्कुल सही बात है, आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य संबंध होने चाहिए, कैसे होने चाहिए भैया? इसने होना चाहिए, प्रेम का होना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए, हमने कहा सम्मान का भी होना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करते रहो, शिक्षक बच्चे की करे और बच्चा शिक्षक की करे, इसलिए विकल्प डी जाएगा। अगला कहता है बालक में अधिगम के विकास में निम्नलिखित में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम। क्या ये महत्वपूर्ण है? अधिक पाठ्य पुस्तकें, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण और उत्सुक माता पिता। नहीं दोस्तों, ऑप्शन सी से बेस्ट कुछ नहीं है। व्यस्त विद्यालय का कार्यक्रम ये जरूरी नहीं है, पाठ्यक्रम जरूरी नहीं है, माता पिता जरूरी नहीं है, लेकिन जो उत्प्रेरित वातावरण है, बच्चे को सक्रिय बनाना दोस्तों, ये सक्रियता होनी चाहिए। कोई बच्चा शिथिल तो नहीं है ना दोस्तों, ये उत्प्रेरित वर्ड ना बहुत बहुत बेहतरीन है, बहुत पॉजिटिव वर्ड है। चलो नेक्स्ट। जन्म के समय बालक की हड्डियों की संख्या, जन्म के समय की बात करी जाए तो 270 प्लस होती है ना? जन्म के बाद अगर शिशु अवस्था में थोड़ा सा पहुंचता है तो हड्डियों की संख्या बढ़ने और लगती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हम कहते हैं कि 206 हड्डियां जो एक वयस्क मनुष्य में होती हैं, लेकिन अगर जन्म की बात करेंगे तो 270 होगा। जन्म के बाद अगर हम लोगों में देखा जाए तो 206 हड्डियों की बात होती है। फिलहाल अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वे कौन से महाकारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बच्चे का दृष्टिकोण और लक्ष्य का प्रयोजन। चलो बताओ, हां बताइए जल्दी से बताइएगा, इस क्वेश्चन का 89 का आंसर क्या होगा? चलो भाई, थैंक यू, बहुत बढ़िया। हरसेनी का स्वागत है गुरु से वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में, और आप सभी को परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। जितने भी परिवार हैं, एक लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उस वीडियो को भी देख ले, 50 क्वेश्चन है, सुपर 50। चलो यहां पर फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी के साथ। वाह कारक दोस्तों संस्कृति और प्रशिक्षण ही होंगे, क्योंकि प्रशिक्षण एक वाह कारक के द्वारा ही बच्चे को दिया जा सकता है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है। देखिए संश्लेषण की बात करेंगे, निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना, ये सब क्या है? भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना, निबंध लिखना, चित्र रंगना। अब देखो, जब संश्लेषण की बात करते हैं तो संश्लेषण का मतलब होता है कि सारी चीजों को मिला के एक कर देना, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा है नहीं। यहां पर अगर देखा जाए संश्लेषण का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ नया और संश्लेषित करना। यहां पर ये विकल्प जाता है प्राथमिक स्तर के बच्चों के साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। 92 से देखिएगा, 92 से 100 तक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान से क्वेश्चन है। क्या कहता है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता सीखने की प्रक्रिया में बिल्कुल हम कह सकते हैं सीखने की प्रक्रिया सबसे तेज होती है शैशवावस्था में होती है, क्योंकि शैशवावस्था जो होती है वो जन्म से क्या होती है? जन्म से 5 साल होती है, ठीक है ना? और शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया, देखिए सीखना बहुत तेजी से होता है, इतना और बाकी एज में नहीं होता। बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है। बच्चे का विकास का मतलब मानसिक विकास बहुत तेजी से, बच्चे का विकास का मतलब है शारीरिक विकास। ये क्या है? शारीरिक विकास, ये भी बहुत तेजी से, ये क्या है? शारीरिक, सारी चीजें बहुत तीव्र गति से। बाल्यावस्था में धीमी हो जाती हैं, किशोरावस्था में धीमी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा होती है जन्म से 5। और याद रखना है चिंतन की अवस्था नहीं होती है। अनुकरण द्वारा बच्चा दूसरे को देखकर सीखता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति की तीव्रता भी पाई जाती है, लेकिन चिंतन प्रक्रिया की अगर बात करें दोस्तों तो यहां पर आपको याद रखना है चिंतन प्रक्रिया का मतलब होता है कि बच्चा बड़ा होता है वही चिंतन करता है। चिंतन प्रक्रिया में बच्चा 7 से ज्यादा होना चाहिए, 7 वर्ष से बच्चा चिंतन करना शुरू करता है, तर्क करना शुरू करता है, कल्पना करना शुरू करता है। 7 एक बहुत न्यूनतम एज है, बच्चा तो भी 5 ही साल का है। चलो, सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना क्या कहलाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, मंद या समाप्त होना। तो ये देखिएगा, सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना, कोई बच्चा सीख रहा है, कोई बच्चा सीख रहा है, और जब कोई बच्चा सीख रहा होता है तो उसकी गति क्या होती है? उस गति में इस तरीके से ग्राफ बढ़ता है। अगर कोई बच्चा सीखते सीखते डाउनफॉल आ जाता है तो इस तरीके से आता है, फिर बढ़ता है, फिर ऐसे है ना, फिर डाउनफॉल इस तरीके से। ग्राफ का मतलब होता है जब तरक्की करते हैं तो ग्राफ ऊपर जाता है, जब कहीं तरक्की रुकती है तो ग्राफ नीचे जाता है। तो हम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना कहलाता है सीखने का वक्र। अब हमने पठार क्यों नहीं मारा? अब मेरी बात समझिए, पठार इसलिए नहीं मारा क्योंकि सीखने का जो पठार होता है, वो सीखने का जो पठार होता है वो ये बताता है कि बच्चे का जो विकास हो रहा होता है वो इस तरीके से रुक गया है, ना तो वो बढ़ रहा है और ना ही उसमें कोई गति हो रही है, जो है उसमें कोई तीव्रता है ना। पठार का मतलब ही आप समझो, जब भूगोल में पढ़ते हो जो ऊपर का भाग होता है फ्लैट, यानी कितना भी कोशिश कर लो वो कहीं ना कहीं कुछ नहीं, इधर उधर नहीं हो रहा। तो पठार भी संबंधित है, वक्र से संबंधित है, इसलिए विकल्प सी जाएगा। जब सीखने का वक्र ऊपर होता है तो ऐसा, वैसे तो ऐसा, ठीक है ना? चलो
परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। तो जरा जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमने कहा ये तो सारे विकल्प क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए विकल्प डी हो जाता है। और जो मूल्यांकन दोस्तों होता है क्या है? ये मूल्यांकन है, ये शिक्षा का क्या है? अंतिम सोपान है, क्योंकि अंतिम तौर पर हम मूल्यांकन ही बच्चे का करते हैं पढ़ाने के बाद। तो मुझे ये तो बड़ा आसान है, सीडीपी में पढ़ा होगा, तुम मुझे एक बालक दे दो, मैंने कहा भैया मैं कुछ भी बना दूंगा, ये वाटसन है और ये वाटसन कहे जाते हैं, व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं। चलो अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? संज्ञानात्मक विकास मानसिक स्तर से संबंधित होता है। संज्ञानात्मक विकास अभियोग्यता के विकास से है, बच्चे के विकास से, शारीरिक कौशल या व्यक्तिगत। हमने कहा ये होता है अभियोग्यता के विकास से। अभियोग्यता का भी स्तर केवल मानसिक होता है, ये भी जान लीजिएगा प्यारे, यानी मानसिक ही होता है, इसलिए हम कह सकते हैं एबिलिटी क्रिएटिविटी ऑप्शन जाएगा एक के साथ। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की जो है क्या होती है? उत्पत्ति होती है। प्यार दुलार की बात करेंगे तो क्या क्रोध होगा, भय होगा, अनुराग होगा, आक्रामकता। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, आंसर सी होगा, क्योंकि प्यार दुलार का मतलब होता है अनुराग, जिसके प्रति आसक्ति हो हमारी, और आसक्ति का मतलब होता है रति प्रेम, जब हम हिंदी में पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, ठीक है, आइए। निम्नलिखित में जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। जन्मजात का मतलब होता है जो हम मां के गर्भ से लेकर आए हैं। जन्मजात का मतलब होता है कि देखिए, जन्मजात का मतलब प्यास होगी, निद्रा होगा, भूख होगा। भूख लगेगी तो बच्चा रोएगा, भूख, अब हमें भूख लगी तो ये तो हम घर से लेकर आए, तुरंत खाने की तरफ भागते हैं। नींद तुरंत सोएंगे, निद्रा ये हम के घर से लेकर आए हैं, मां के घर में ही हम सोते रहे, है ना। हमने कहा प्यास लगी, पानी पीना है, भूख लगी, क्या है? ये सब दोस्तों जन्मजात है। और अर्जित का मतलब होता है जो हमने पैदा होने के बाद प्राप्त किया है। हमने सुरक्षा की बात की, हमने पुरस्कार की बात की, हमने दंड की बात की, पैदा होने के बाद हमको ये मिला। हाँ